केदारनाथ यात्रा के दौरान मेरे साथ घर से लेकर केदारनाथ तक जो चमत्कार हुए उन पर आप विश्वास नहीं करेंगे। एक ऐसा सफर जिस पर हर कोई जाना चाहता है, मैं उस सफर के लिए निकल चुका था। मैं बहुत लंबे समय से बाबा के दर्शन करना चाहता था। हर दिन अपने घर के मंदिर में जाकर उनसे हाजिरी लगाता था, बाबा बस एक बार बुला लो। एंड फाइनली वो मोमेंट आ चुका था। इस यात्रा पर मेरे सारथी बने मेरे पिताजी। वो इस कार को ड्राइव करने वाले थे। ये वही यंत्र है जो हमें बाबा के दर तक ले जाने वाला था। अब पंडित जी एकदम रेडी हो चुके थे धुआंधार ड्राइव करने के लिए। कहते हैं ना, जब भगवान के दर पर जाओ तो वो भिन्न भिन्न लीलाएं करते हैं। वैसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। जितनी ज्यादा बेचैनी हमारे मन में बढ़ रही थी, भोले बाबा अपनी लीलाएं कर रहे थे, क्योंकि एक इतना लंबा जाम हमें देखने को मिला जो बहुत ही ज्यादा समय खा गया। तभी रास्ते में हमें मोदी जी का हेलीकॉप्टर मिला। सोचा क्यों ना इसी से जाया जाए, लेकिन फिर प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा तेल खाएगा, इसलिए अपनी गाड़ी ही बेस्ट थी। ट्रैफिक से निकले तुरंत ही बारिश होने लगी। मैं भोले बाबा से कह रहा था, क्या बात है, आज मजा आ रहा है दोस्त। रेगुलर 500 किलोमीटर का ड्राइव करने के बाद हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज यहीं पर स्टे करेंगे, कल सुबह फिर से निकलेंगे। एंड देन सडनली हमें गंगा मैया के इतने भव्य दर्शन हुए कि मन प्रसन्न हो गया। भाई साहब मजा ही आ गया। हम लोगों ने जहां पर स्टे किया, इस प्रॉपर्टी के ओनर थे हमारे कृष्णा भाई। भाई साहब बहुत ही गजब का बंदा है। आपको जब भी ऋषिकेश जाना और कोई प्रॉपर्टी चाहिए हो रुकने के लिए तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी लोकेशन है और आपको इनसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन स्पेस है, इतने प्यारे कमरे और हर कमरे में अपनी एक सुविधा है। कमरे बहुत ही ज्यादा गजब थे। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और एकदम सुकून की शांति थी। और मुझे ये रूम्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा माहौल बना हुआ है। भाई साहब पापा को ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। पापा प्लान करने लगे कि चलो इसे खरीद लेंगे। मैं मजाक कर रहा हूँ, हम लोग से एक्चुअल में इसे खरीदेंगे। आइए आपको इसके बाहर का माहौल दिखाते हैं। बाहर का माहौल कुछ ऐसा रहता है। नेक्स्ट डे हम निकल पड़ते हैं केदारनाथ के लिए, जो कि यहाँ से पूरा 200 किलोमीटर था। और पहाड़ों का 200 किलोमीटर आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा होता है। तभी रास्ते में हमें मिलती है बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग जो लोग कर चुके हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। भाई साहब मौत को टक से छू के वापस आते हो तुम लोग। मैंने तो नहीं की है और ना मैं कभी करना चाहता हूँ। रास्ते में एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पड़ती है और हम लोगों को भूख भी लगी होती है, तो सोचा क्यों ना यहीं पर रुककर खाया जाए और मस्त मस्त फोटोज क्लिक की जाए। तो हम लोग यहीं पर स्टे करते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्यारा व्यू है। ऐसा व्यू लोग सिर्फ अपने सपनों में इमेजिन करते हैं और रियलिटी में दोस्तों ये व्यू देखने के बाद फील आता है कि यार थोड़े से पैसे बचाकर सच में घूमने निकल आना चाहिए, क्योंकि ना जाने जिंदगी का कब अंत हो जाए और ये प्यारे प्यारे दृश्य हमारी आंखों से चूक जाएं। आप देखिए कितनी ज्यादा खूबसूरत है। और भी पास से देखने की कोशिश की और देखिए कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, कितना ज्यादा प्यारा। मैंने सोचा कि क्यों इस नज़ारे को सिर्फ दूर से ही देखा जाए, इसे करीब से चलकर देखते हैं, क्योंकि मैं इसे महसूस करना चाहता था। लेकिन महसूस के चक्कर में ऐसी पटकी लगी कि मेरे कूल्हों में दर्द होने लगा। खैर जोक सपाट, सच में चोट लग गई थी। आइए देखते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। मतलब केदारनाथ के पास एक जगह है सोनप्रयाग, जहां पर हम अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और यहां पर एक होटल लेते हैं आराम करने के लिए। और हम डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट डे हम लोग ट्रैक अपना शुरू करेंगे। भोलेनाथ की गोद में सुबह हो चुकी थी और आज का दिन वही दिन था जिसका हर भक्त को इंतजार होता है कि आज वो अपने प्रभु से मिलेगा। आज हम लोग ट्रैक शुरू करने वाले थे। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मैं निकल पड़ता हूँ अपने महादेव से मिलने के लिए। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत ट्रैक होने वाला था। जो लोग भी केदारनाथ आ चुके हैं वो लोग इस गेट को बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। यही वो जगह है जहां से आप केदारनाथ के ट्रैक को शुरू करते हैं। और रोमांचक चीज ये थी कि इस ट्रैक को मैं अकेले चढ़ने वाला था। मतलब पिताजी घोड़े से जा चुके थे क्योंकि उन्हें चलने में प्रॉब्लम है। तो ये सफर बहुत ही ज्यादा सुहाना होने वाला था, क्योंकि अकेले मैं क्या क्या करता हूँ आप उसे देखते जाइए। भाई साहब एक बात कहूंगा, जितने भी लोग ट्रैक करने आते हैं, जितने जोश में चढ़ते हैं, उतनी ही जल्दी हालत खराब हो जाती है। मेरी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि मन कर रहा था गिव अप कर दूं। सच में कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। मैं इतना ज्यादा थक चुका था, लेकिन फोटोज लेना तो हमारा कंपलसरी है, हम लोग लेते ही लेते हैं। बस महादेव से मैं एक ही प्रार्थना कर रहा था, मुझे इतनी शक्ति दो, मैं आपके दर तक आया हूँ, बस ऊपर तक और बुला लो। मैं चलता जा रहा था, मुझे भूख लगती है तो मैं रास्ते में रुककर पराठा खाता हूँ और ऐसा लगता है कि भोले बाबा ने स्वयं इसके अंदर अपनी शक्ति डाल दी हो। पराठा खाने के बाद शरीर में एक अजीब सी ताकत आ जाती है। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा चमत्कारी था। सच में मुझे चलने में इतनी ज्यादा आसानी होने लगी थी कि ऐसा लग रहा था अब तो बस चुटकी बजाते ही मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। 6 से 7 घंटे
ट्रैक के बाद मैं अपनी मंजिल की ओर पहुंच रहा था। बस अब थोड़ा सा समय और रुकिए, मैं आपको स्वयं भोलेनाथ के दर्शन कराता हूं। ये नज़ारा देखिए, जब आप कुछ ऐसा नज़ारा देखते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अंदर से हील होते हैं। नेचर सच में हील करता है। कितना खूबसूरत नज़ारा है। फाइनली मैं महादेव के करीब आ चुका था। जब दूर से मुझे मंदिर की चोटी दिखाई दी तो मेरे आंसू निकल आए, क्योंकि ये जो सफ़र था ये 7 से 8 घंटे का नहीं, कई सालों का सफ़र था। ना जाने कितने सालों से मैं विनती करता था, महादेव बस एक बार बुला लो, एक ही बार बुला लो। लेकिन फिर से महादेव ने एक लीला की। जैसे ही मैं पहुंचा वहां पर मंदिर के धाम बंद हो चुके थे, क्योंकि बाबा का श्रृंगार हो रहा था और मुझे पता चला कि अब दर्शन नहीं होंगे, अब सीधा आरती होगी। और अगर आपको दर्शन करने हैं, आपको शिवलिंग को छूना है, तो आपको अगले दिन आना होगा, अगले दिन सुबह में। कोई ना, मैं भीमशिला के दर्शन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं और सोचता हूं कि अब आराम किया जाए और अगले दिन मैं भोलेनाथ के दर्शन करूंगा, उनसे मिलूंगा, उनसे लिपट लिपट कर मिलूंगा। इतने ज्यादा श्रद्धालुओं को देखकर मैं घबरा गया। मुझे लगा सच में भोलेनाथ आ गए क्या। लेकिन जब पता चला कि भोले बाबा की आरती होने वाली है और ये श्रद्धालु उसी के लिए जमा हुए हैं, ये मंजर देखकर इतना ज्यादा सुकून लगता है भाई साहब। यार आपको एक बार लिटरली इसे जरूर जीना चाहिए। ये मोमेंट ऐसा मोमेंट था जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। सुबह सुबह मैं 4:30 बजे लाइन में लग जाता हूँ और अभी 5:30 बज चुके हैं और अभी तक बाबा ने दर्शन नहीं दिए और धूप भी निकल आती है, जिसे देखकर इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि जब ये धूप पहाड़ों पर पड़ती है तो आंखों को बहुत ही सुकून देती है। बस अब इंतज़ार था कि बाबा कैसे न कैसे करके जल्द से जल्द मुझे अपने दर्शन दे। बीतता जा रहा था, मुझे धीरे धीरे बाबा अपने करीब बुला रहे थे और मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थी और मैंने सोच लिया था कि इतनी दूर से आया हूँ, ऐसे तो नहीं जाऊँगा जब तक बाबा से लिपट लिपट कर प्रेम नहीं कर लूँगा। दोस्तों, अंदर जो हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। गर्भगृह में जो बाबा की शिवलिंग बनी हुई है, मैं वहां पर बैठ गया। इतनी ज्यादा भीड़ थी, लोग कह रहे थे यहां से हटो हटो, कोई भी मुझे वहां बैठने नहीं दे रहा था। लेकिन मैंने जबरदस्ती वहां बैठकर बाबा के अपने यहां से ले जाया हुआ इत्र लगाया। कन्नौज का इत्र बहुत ही ज्यादा फेमस है। मैंने उन लोगों से कहा, भाई 1000 किलोमीटर ट्रेवल करके आया हूं, इत्र तो लगाने दो। मैंने मल मल के बाबा को इत्र लगाया। मेरा मन इतना प्रसन्न हो चुका है कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। मैं इतना ज्यादा खुश हूं। ये सब सपना सा लगता है जब आपने इतने सालों से किसी चीज़ की इतने दिल से चाह की हो और आखिर में वो आपकी नज़रों के सामने हो, तो सच में आपको विश्वास नहीं होता। मेरा मन इतना ज़्यादा खुश था कि आखिरकार बाबा के दर्शन मैंने कर लिए। अब यहाँ से सफ़र हम अपना आगे बढ़ाने वाले थे नीचे उतरने की ओर, और ये टास्क मेरे लिए बहुत ही बड़ा था, क्योंकि पैर इतने ज़्यादा टूट रहे थे, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि अब नीचे कैसे उतरा जाए। एक दिन 12 घंटा था। मंदिर के पीछे गुरु आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा बनी हुई है, जो कि देखने में इतनी ज़्यादा विशाल लगती है, इतनी खूबसूरत लगती है। मैं उसे देखने के लिए बढ़ चुका था। फिर मैं भोलेनाथ से अनुमति मांगने के लिए जाता हूँ कि बाबा फिर से बुलाना, फिर से अपने दर पर दर्शन देने के लिए ज़रूर बुलाना। अभी अनुमति दीजिए, अब मुझे चलना। इस बार खूबसूरत चीज़ ये थी कि पिताजी डिसाइड करते हैं कि वो घोड़े से नीचे नहीं उतरेंगे, वो भी पैदल ही नीचे उतरेंगे। अब उनके अंदर ये शक्ति भोलेनाथ के आशीर्वाद की वजह से आ चुकी थी और मेरा मन इतना प्रसन्न हो गया था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। हम लोग जब उतर रहे थे तो मौसम इतना ज़्यादा भयानक हो चुका था कि मैं आपको दिखाऊं, आप विश्वास नहीं करेंगे। इतना गजब का मौसम, जरा इस दृश्य को देखिए। आराम से। ये देखिए नज़ारा, जहाँ पर स्वयं देव बैठे हैं, जहाँ पर शक्ति बैठी है, वहाँ का दृश्य ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा। ये नज़ारा इतना खूबसूरत है कि सच में आप इसे एक बार देखने के बाद कभी नहीं भूल पाएंगे। मरने से पहले इंसान को सच में ऐसी चीज़ें देख लेनी चाहिए, क्योंकि यही वो प्राकृतिक खूबसूरती है जो हमें नहीं देखने को मिलती।
दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब भी आप केदारनाथ आ रहे हों तो अपने मन को शांत करके एक आशा लेकर आइए कि आप भगवान देव स्थली पर जा रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो आपको एक ऐसा अनुभव होगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं किया होगा। यहाँ स्वयं देव बैठे हैं। हमारी यात्रा पूर्ण हो चुकी थी। अब कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, और मैं चाहता हूँ अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलरली ऐसे ब्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे। मैं जहाँ भी ट्रैवल करूँगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ट्रैवल किया जाए, इतना अच्छा अनुभव हुआ है, मेरा मन प्रसन्न हो गया, तो अब अलग अलग जगहों पर जाना शुरू करेंगे।